इलियट और संवेदनशीलता का असाहचर्य। मूर्त विधान के समान संवेदनशीलता का असाहचर्य भी इलियट की बहुचर्चित एक दूसरी अवधारणा है। इलियट का कहना है कि महान कवि और महान काव्य में भाव और विचार का, भावुकता और बौद्धिकता का, वैयक्तिकता और परंपरा का, समकालिकता और शाश्वतता का समन्वय रहता है। इनमें किसी एक पक्ष के कमजोर पड़ने या उपेक्षित होने पर काव्योत्कर्ष खंडित होता है। तात्पर्य यह है कि कवि की महत्ता उसकी संदृष्टि की व्यापकता पर निर्भर करती है। कॉलरिज के समान इलियट भी काव्य में विरोधी समन्वय का महत्व स्वीकार करते हैं, किंतु दोनों में थोड़ा भेद है। जहां कॉलरिज इस विरोधी समन्वय को गौण कल्पना की संश्लेष शक्ति का कार्य मानते हैं, वहां इलियट एकीभूत संवेदनशीलता का। वस्तुतः कॉलरिज और इलियट की सर्जन प्रक्रिया संबंधी मान्यताओं में कोई मौलिक भेद नहीं है। भेद है तो इतना ही कि काव्य सर्जन में इलियट कवि की संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हैं। सामान्य व्यवहार में मन का संबंध बौद्धिकता से और संवेदनशीलता का संबंध सहृदयता या भावुकता से जोड़ा जाता है। इलियट की आलोचनात्मक शब्दावली में कवि का मन और संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष अभिन्न हैं। कवि के संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों में भेद मानना असंगत है, क्योंकि कवि के सृजनात्मक व्यक्तित्व में मन और इंद्रियां, विचार और भाव, बुद्धि और हृदय परस्पर मिले रहते हैं। इलियट भाव और विचार के इस साहचर्य को विचार का प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध अथवा संवेदन में विचार का रूपांतरण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि संवेदनशीलता न तो केवल भाव है और न केवल विचार, वह दोनों का एक ही भूत रूप है। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्ष और ह्रास आ जाता है। इसी को इलियट संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। इलियट का कहना है कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजी साहित्य में भाव और विचार का साहचर्य रहा, जिसकी चरम परिणति शेक्सपियर में दिखाई देती है। शेक्सपियर के काव्योत्कर्ष का अन्यतम कारण भाव और विचार का, हृदय और बुद्धि का मणिकांचन योग ही है, किंतु 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भाव और विचार का बिलगाव होने लगता है। कवियों की एकीभूत संवेदनशीलता खंडित होने लगती है। कभी वे भाव की ओर झुकते हैं और कभी विचार की ओर। उदाहरणार्थ, आभिजात्यवादी कवियों में वैज्ञानिक बुद्धिवाद के प्रभाव स्वरूप विचार का अतिरेक दिखाई देता है, तो स्वच्छंदतावादी कवियों में भाव का। वर्ड्सवर्थ भाव से इतने आविष्ट हैं कि काव्य के लिए विचार को अनावश्यक ही नहीं, अवांछनीय भी मानते हैं। कहते हैं कि बुद्धि काव्य की हत्या कर देती है। हिंदी साहित्य के संदर्भ एकीभूत संवेदनशीलता और संवेदनशीलता के असाहचर्य को देखने का प्रयास करें तो तुलसीदास एकीभूत संवेदनशीलता के सर्वश्रेष्ठ निदर्शन सिद्ध होते हैं। उनमें भाव और विचार का जैसा अद्भुत समन्वय है, वैसा किसी भी दूसरे कवि में नहीं है। जायसी और सूर में भाव का अतिरेक है, कबीर में विचार का, प्राय पूरे रीतिकाल में विचार पक्ष गौण है, द्विवेदी युग में विचार का प्राधान्य है, तो छायावाद युग में भाव का। वस्तुतः भाव और विचार के पूर्ण सामंजस्य के उदाहरण साहित्य में विरले होते हैं।
संवेदनशीलता के ऐसा आचार्य का संबंध किसी विशेष युग या व्यक्ति में नियत नहीं है। कहीं के साहित्य का कोई युग ऐसा नहीं रहा जब एकीभूत संवेदनशीलता ही रही हो अथवा संवेदनशीलता का ऐसा आचार्य ही रहा हो। युग की बात को छोड़ दें, व्यक्ति में भी इनकी नियत स्थिति नहीं पाई जाती। क्या बात है कि किसी लेखक की सभी रचनाएं एक जैसी रमणीय नहीं होती। कोई रचना तो उत्तमोत्तम हो जाती है और कोई अत्यंत साधारण। इसका अर्थ है कि अच्छे से अच्छे प्रतिभाशाली के लिए भी भाव और विचार का सामंजस्य सदा एक सा कायम रखना संभव नहीं है। ऐसा आदर्श समाज या युग या व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसमें हृदय और बुद्धि का संतुलन और सामंजस्य सदा एक रस रहे। संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रेमी द गुर्मो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुर्मो ने केवल एक व्यक्ति लाफोर्ग के संदर्भ में संवेदनशीलता के असाहचर्य की बात कही थी, जबकि इलियट ने अंग्रेजी के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। अब बात आती है काव्य और नैतिकता की। इलियट काव्य की स्वायत्तता के पक्षधर हैं, अर्थात वे काव्य को काव्य के रूप में देखने के आग्रही हैं, किसी अन्य रूप में नहीं। उनके अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। अतः वर्ड्सवर्थ की भाषा में न तो उसे प्रशांति में भाव का अनुस्मरण कह सकते हैं और न आर्नोल्ड की भाषा में जीवन की आलोचना। काव्य नैतिकता को उपदेश अथवा राजनीति का निर्देश भी नहीं है। वह न धर्म है और न धर्म का समानक। उसमें किसी युग के इतिहास या कवियों के मन के मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ढूंढना भी निरर्थक है, क्योंकि वह उनसे ऊपर है, साथ ही पृथक भी। काव्य की आलोचना करते समय यह कहना अधिक संगत है कि वह उत्तम छंद में उत्तम शब्दों का उत्तम विन्यास है। वस्तुतः काव्य का अपना जीवन है। किसी कविता से जो अनुभूति भाव या संदृष्टि प्राप्त होती है वह कवि के मन की अनुभूति भाव या संदृष्टि से सर्वथा भिन्न होती है। फिर भी काव्य का कुछ न कुछ संबंध नैतिकता से, धर्म से और संभवतः राजनीति से भी है, किंतु वह संबंध क्या है यह हम नहीं कह सकते। यहाँ इलियट एक ही सांस में परस्पर विरोधी दो बातें कह रहे हैं। पहले कहते हैं कि काव्य का संबंध न तो नैतिकता से है, न राजनीति से, न धर्म से। बाद में कहते हैं कि उसका संबंध नैतिकता से भी है, राजनीति से भी, धर्म से भी, परंतु उस संबंध की व्याख्या संभव नहीं है। अन्यत्र इलियट फिर कहते हैं साहित्यिक आलोचना निश्चित रूप से नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। साहित्य की महत्ता केवल साहित्यिक प्रतिमानों से निर्धारित नहीं हो सकती। फिर भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि वह साहित्य है या नहीं। इसका निर्धारण केवल साहित्यिक प्रतिमानों से ही हो सकता है। यहाँ भी पहले जैसे इस संशय की स्थिति है। साहित्य की महत्ता के निर्धारण के लिए केवल साहित्यिक प्रतिमान पर्याप्त नहीं है, अर्थात नैतिक, धार्मिक आदि कुछ अन्य प्रतिमान भी आवश्यक है। हालांकि रचना की साहित्य का निर्धारण साहित्यिक प्रतिमानों से ही संभव है। बात यह है कि एक बार काव्य की स्वायत्तता स्वीकार कर लेने पर उसके विवेचन विश्लेषण के लिए साहित्यिक प्रतिमान अनिवार्य हो जाते हैं। किसी दूसरे निकष पर उसका परीक्षण हो ही कैसे सकता है। परंतु ये मान लेने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि कोई भी महान काव्य केवल साहित्यिक गुणों के कारण ही महान नहीं होता। उसकी महत्ता के निष्पादक दूसरे तत्व भी होते हैं। उदाहरणार्थ, रामचरितमानस केवल काव्य गुणों के कारण ही महान नहीं है, बल्कि वह इसलिए भी महान है कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक परंपरा में जो कुछ भी उत्कृष्ट और उत्तम है उसका सार उसमें निहित है। नैतिक प्रतिमान काव्य के निर्णायक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। किंतु प्रश्न है कि नैतिकता क्या है या उसके उपादान क्या है। इसके उत्तर में इलियट कहते हैं कि साहित्यिक कृतियों का नैतिक निर्णय प्रत्येक पीढ़ी द्वारा स्वीकृत नैतिक संहिता के अनुसार ही हुआ करता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पीढ़ी की अपनी नैतिक संहिता होती है और कोई पीढ़ी उस नैतिक संहिता का स्वयं पालन करे या न करे, साहित्यिक कृतियों की नैतिकता अनैतिकता का निर्णय उसी से किया करती है।
यदि साहित्य में कोई चीज आपत्तिजनक है तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वर्तमान पीढ़ी उससे अभ्यस्त नहीं है। यह जानी हुई बात है कि जिस चीज से एक पीढ़ी को आघात पहुंचता है उसे ही दूसरी पीढ़ी शांत भाव से स्वीकार कर लेती है। इससे यही प्रमाणित होता है कि लोगों के नैतिक निर्णय के आधार कितने कमजोर हैं। इलियट और रिचर्ड्स के नैतिकता विषयक विचारों में पर्याप्त साम्य है। इलियट की नैतिकता संबंधी मीमांसा के निष्कर्ष ये हैं: काव्य स्वायत्त है, अतः उसका परीक्षण काव्य के रूप में होना चाहिए, उसके लिए किसी अन्य साधन का उपयोग उचित नहीं है। किंतु काव्य के उत्कर्ष का निर्णय केवल साहित्यिक मानदंडों से ही नहीं बल्कि नैतिक, धार्मिक आदि साहित्य इतर मानदंडों से भी हुआ करता है, इसलिए उनका परित्याग संभव नहीं है। नैतिकता कोई नियत वस्तु नहीं है, देश काल के अनुसार उसमें अंतर पड़ता है, इसलिए स्थान विशेष और काल विशेष में जो नैतिक माना जाता है वही दूसरे स्थान और काल में अनैतिक घोषित हो जाता है। इस स्थिति में अनैतिक केवल वह है जिससे हम अभ्यस्त नहीं हैं। काव्य के निर्णय के लिए नैतिकता का निकष आवश्यक होते हुए भी उसका कोई निश्चित अव्यभिचरित रूप नहीं है जिसे हर जगह और हर समय काम में लिया जा सके। जब नैतिकता का कोई निश्चित प्रतिमान ही नहीं है तो उससे काम लेना और न लेना बराबर है। सब कुछ कहने के बावजूद स्पष्ट नहीं है कि नैतिकता के प्रश्न पर इलियट के विचार क्या है, काव्य से नैतिकता का क्या संबंध है। धन्यवाद।